Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes and in today video I am with personal pronouns. आज के इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हैं और इन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि इसके यूज़ हम बराबर करते हैं और बराबर हमारे सामने जो कुछ भी सेंटेंसेज आते हैं, जो कुछ भी एक्सप्रेशंस आते हैं, उनमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और आज इसको लाने का एक और पर्पस है, हमने पर्पसली इसे लाया है कि जब आप वॉइस सीखते हैं या फिर नरेशन सीखते हैं तो उन सब जगहों पर इसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन को देखिए और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से अंत तक तो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न अगर होगा तो वो निश्चित रूप से आपके दूर हो जाएंगे। अब इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल, पर्सनल प्रोनाउन कहते क्यों है? तो पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि ये पर्सन की जगह आता है, किसी पर्सन की जगह, किसी व्यक्ति की जगह आता है, इसीलिए इन सारे प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब अगर एक बार नज़र डालते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो ऐसे में जब ये पर्सन के लिए आता है तो फिर पर्सनल प्रोनाउन में हम इट को क्यों रखते हैं? ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, तो फिर इट को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में क्यों रखते हैं, ये सवाल उठता है। तो इट अपने आप में बड़ा यूनिक है, आप देख लें। और सब इट आपको लगेगा कि इट के इक्विवेलेंट का दैट है या फिर दिस है, दिस है, दूज है, ये सब है, और उन सब चीज़ों को हमने पर्सनल प्रोनाउन में नहीं लिया है, लेकिन इट को पर्सनल प्रोनाउन में रखा है। ग्रामर भी रखता है, सारे ग्रामेरियन, हालांकि काफ़ी कुछ विचार विमर्श के बाद ही इसको रखा गया होगा। कोई एग्जैक्ट वजह नहीं बताया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी मेरी समझ से जो इसे पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, मतलब पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसे लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि ये अपने दम पर स्टैंड करता है। अगर आप दैट को ले लें, सबसे पहले हम इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर आप दैट को ले लें तो दैट के साथ ये बुक आ सकता है, दैट बुक इज़ न्यू, इस तरह आप लिख सकते हैं। यानी ये दैट को, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ एक तरह से एडजेक्टिव के नेचर के हो जाने का। ये बुक अगर नाउन है, बिल्कुल है, कोई काटेगा नहीं इस बात को, तो फिर बुक के पहले अगर दैट आके इसको एक तरह से क्वालिफाई कर रहा है तो फिर ये एडजेक्टिव के नेचर का हो गया। लेकिन केस सेम है, ये कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट के भी नेचर का हो जाए, लेकिन इट जो है अपने इस फॉर्म को कभी चेंज नहीं करता और हमेशा हमेशा अपनी यूटिलिटी को दिखाता है ये इट, और न ही इसके बाद आने वाला कोई वर्ब और सब जो हमारे मतलब पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर जो ये सब दिस दैट ये सब चीज़ें जो दिखती है उसकी तरह ये अपना फॉर्म, जैसे दिस के लिए दूर की चीज़ों के लिए दैट, नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस, इट जो है वो अपना इस तरह का वेरिएशन कभी नहीं दिखाता है, ये अपने बल पर स्टैंड करता है, इसीलिए इट को पर्सनल प्रोनाउन। अब आप देख लें इट के साथ, इट इज़ ए बुक, तो चलिए, या इट इज़ एन एंट, इट इज़ एन एंट, इट इज़ रेनिंग, आप देख लें एकदम सिमिलर वर्ब। या अगर आप इस तरह लिखें, इट इज़ मी, इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ ही, इस तरह से ये कभी भी इट मतलब अपनी ओरिजिनलिटी ये वाली जो है इसके हिसाब से ही वर्ब आता है, यानी ये अपने बल पर स्टैंड करता है। दिस दैट को स्टैंड करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इट इज़ रेनिंग, दूसरा कोई भी नाउन नहीं आया, लेकिन इट स्टैंड कर रहा है। इट इज़ यू के लिए भी अगर आ रहा है तो फिर आर नहीं हो रहा है इट के बाद,
इजी हो रहा है। तो इट में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि इसे सारे ग्रामेरियंस ने पर्सनल प्रोनाउन में रखा है। लेकिन और सब किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हाँ ये पर्सन की जगह, ये आई किसी व्यक्ति की जगह आता है, मी किसी व्यक्ति की जगह आता है, यू भी किसी व्यक्ति की जगह आता है, ही हिम जनरली किसी आदमी के लिए ही आता है। रेयर केस हम किसी और चीज़ के लिए भी ही या यू इस तरह हम अगर दिखाते हैं किस्से कहानियों में, तो इस तरह मतलब चींटी के लिए भी या मकड़ी के लिए भी या किसी और जानवर के लिए भी कभी ही सी इसका यूज़ करते हैं, या इंडिया मदरलैंड के रूप में भी उसके साथ हम लोग शी का यूज़ करते हैं। तो ये रेयर केस है। लेकिन जनरली इन जनरल ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो क्या आते हैं, किसी पर्सन के लिए आते हैं, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउंस कहे जाते हैं। और पर्सन आपको पता होगा, पर्सन कितने, तो पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कहना नहीं होगा। द पर्सन स्पीकिंग इज़ फर्स्ट पर्सन, जो बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन। द पर्सन इज़ स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है जिस व्यक्ति से, वो सेकेंड पर्सन ये। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ इज़ थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन है। ये सब तो पता होगा। लेकिन मैं जिस चीज़ को आपको दिखा देना चाहता हूँ, उनमें से ढेर सारी चीज़ें तो आपको पता होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखा देना चाहता हूँ ताकि अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये ताज़ा रहे और तुरंत मतलब एट ए टाइम आपके दिमाग में आ जाए। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी और पुल्डल भी, इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर और पुल्डल, थर्ड पर्सन में ये सब, ये तीनों सिंगुलर और ये पुल्डल। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन का आई सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो फिर इसका केस सब्जेक्टिव केस रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम इसको करना पड़ता है, यूज़ करते हैं हम इसका, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट किसका, अगर ये सवाल हो आपसे और कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव आंसर आप दीजिए, मतलब एक वर्ड में आंसर दीजिए ऑब्जेक्ट किसका, तो ऑब्जेक्ट किसका, इसका ये जवाब है। हो सकता है कि आप सहमत हो इस जवाब से, हो सकता है आप थोड़ा लेट से सहमत हो। अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्ट किसका, तो इसका एकमात्र जवाब है, और ये एकदम करेक्ट जवाब है कि ऑब्जेक्ट किसका, तो ऑब्जेक्ट या तो किसी वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का, या किसी प्रीपोजिशन का, बस। और इसी तरह अगर पूछ दिया जाए सब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट की क्या हस्ती है, तो सब्जेक्ट किसके लिए, तो आप बहुत कुछ अगर खोज सकें तो आप कह सकते हैं चलिए वर्ब के लिए, यानी वर्ब भी सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट भी वर्ब के लिए। तो जब वर्ब के हिसाब से हम उस सेंटेंस में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आप ये समझ लें, यानी जब इसको हम डूअर के रूप में दिखाते हैं तो इस केस का यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और जब उसे ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो ये फॉर्म का यूज़ करते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर। और कॉरेस्पॉन्डेंटली अगर हमको चेंज करना पड़ा, तो अगर फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर इसको थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम चेंज करेंगे तो या तो हिम होगा या हर होगा। ये तो ये चीज़ की समझ अच्छी हो जाए, इसीलिए हमने इस वीडियो को लाया है। पर्पस यही है कि जब आप वॉइस नरेशन इन सब जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, खास करके नरेशन में बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा फील करते हैं कि किस तरह इसको चेंज किया जाए। अगर ये टेबल को आपने ठीक से देख लिया तो फिर वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने देखा, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इन सेंटेंसेस के द्वारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम मतलब इसके यूज़ को दिखाते हैं और आपको कंसेस करने की कोशिश करते हैं। आई टीच हिम, ये डूअर है, करने वाला है, तो सब्जेक्टिव केस में आई देख ले आप सब्जेक्ट की जगह है, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी इस पर वो वर्क हो रहा है, इस तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आप देख लें, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब फिर चेंज होता है सिचुएशन, ही टीच। अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाना चाहें हिम को, मतलब इसकी जगह को ट्रांसफ़र करते हैं,
तो फिर आप देख लें, आपको ही लिखना होगा, यानी ये सब्जेक्ट और ये फिर मी आई को अगर यहाँ ले गए, सिचुएशन को एकदम एकदम रिवर्स कर दिए, तो फिर क्या हुआ, आई का यहाँ ऑब्जेक्ट, अब ये जो आई सब्जेक्ट की जगह पर था यहाँ आया तो मी हो गया, और ये हिम जो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह था, ये जब सब्जेक्ट की जगह पर आया तो ही हो गया। तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह आई टीच देम, अब ये दे, यहाँ देम अगर यहाँ आ रहा सब्जेक्ट की जगह, उसको डूअर बना रहे हैं तो दे, फिर आई अगर ऑब्जेक्ट की जगह गया तो फिर ये मी। इसी तरह आई टीच यू, यू टीच मी। चूँकि यू हमारा ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह रहे जो यहाँ है या ऑब्जेक्ट की जगह रहे, दोनों में इसका फॉर्म जो होता है सेम होता है। इसके लिए इसके पास दूसरा फॉर्म नहीं है और ये कन्फ्यूज़न की वजह होती है। लेकिन चूँकि ये वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है, और चूँकि ये वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है। यहाँ आपको इस तरह इसको समझना होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसमें मैं सारे जो इनमें सारे और सब फॉर्म सब हैं, या मान लें आपकी दे है या वी है, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता हूँ। निश्चित रूप से अब आप समझ चुके होंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो इस फॉर्म को यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह अगर यूज़ करेंगे तो इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब जो हम आगे आ रहे हैं तो वहाँ जो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा वहाँ आपको पोसेसिव केस मीन्स कि पोसेसन, मतलब या तो उस पर हमारी ऑनरशिप है, मतलब मालिकाना हक जिसको कहते हैं, या फिर उससे हमारा रिलेशन। तो फिर उस चीज़ के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शन हैं। और माई माइन, मतलब जो ऑप्शंस हैं वो है माई माइन। ये दोनों का केस अगर आपसे पूछा जाए तो ये पोसेसिव केस होगा। लेकिन पोसेसिव केस में माई का नेचर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव वाला, इसीलिए हमने पोसेसिव केस यानी पोसेसिव एडजेक्टिव आप समझ लें माई को, और पोसेसिव प्रोनाउन समझ लें माइन को। अब इसे पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, या फिर पोसेसिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? केस तो पोसेसिव हुआ, लेकिन एडजेक्टिव क्यों, और फिर पोसेसिव प्रोनाउन क्यों? इसको मैं एग्जाम्पल के सहारे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए कि ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या फिर माइन, आवर्स, ये कोई पोसेसिव एडजेक्टिव और कोई, मतलब माई अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो फिर ये माइन पोसेसिव प्रोनाउन क्यों है? तो पहले आप देख लें पोसेसिव एडजेक्टिव। चूँकि एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा आता है, किसके लिए आएगा एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आता है। चूँकि प्रोनाउन का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि प्रोनाउन भी तो नाउन के लिए आता है, यानी एडजेक्टिव अल्टीमेटली किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। बिना नाउन के एडजेक्टिव नहीं आ सकता, अगर नाउन है तभी एडजेक्टिव आएगा। तो अगर माई, योर, हिज, हर, ये वाला फॉर्म जो है आप देख लें कि कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में आपके सामने बिना ये नाउन के नहीं आ सकता। आप इस सेंटेंस पर नज़र डालें, दिस इज़ माई बुक, ये माई किसके लिए आया है, बुक के लिए। ये माई अपने बल पर अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। और इसी तरह दैट इज़ योर पेन, तो ये भी योर स्टैंड नहीं कर सकता अकेले अपने बल पर, ये पेन के लिए आएगा। एग्जैक्टली उसी तरह दे शुड डू देयर HW, तो फिर देयर जो है, देयर ये HW के लिए आया है। वे लोग, उन लोगों को अपना होमवर्क करना चाहिए। वह तो तुम्हारी कलम है, यह मेरी किताब है। इस तरह तो ये यू, माई, योर और देयर ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि किसी न किसी नाउन के लिए ये आता है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव ये और पोसेसिव प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव तो हमने बता दिया, चर्चा कर ली इस बात की कि वो हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए आता है। ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने बल पर कभी भी अकेला नहीं आ सकता है। किसी भी सेंटेंस में आप इसको अपने बल पर स्टैंड करते हुए नहीं देखेंगे। इसीलिए पोसेसिव केस में इसे पोसेसिव एडजेक्टिव के नेचर का माना जाता है। हाँ, इसको पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में दिखाया जाता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में किस तरह यूज़ हो रहा है, तो पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। तो यहाँ भी हम सबको नहीं ले रहे हैं,
आपको मतलब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये योर और माइन को दिखा रहे हैं कि किस तरह इसको प्रोनाउन कहना ही पड़ेगा। इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव माई की तरह माइन को नहीं कर सकते पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहना पड़ता है। याद रहे कि माई को हमने पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्यों कहा है तो पोसेसिव केस में, लेकिन चूंकि ये नाउन के लिए आता है, बिना नाउन के ये स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन आप देख लें यहाँ जो माइन आ रहा है तो आप यह भी जान लें कि माइन जैसा वर्ड जो यूज़ होगा ना, तो वो एक तरह से आप कह लें कि जो बात पर बात होती है उसमें यूज़ होगा। अगर उस वर्ड की चर्चा पहले हो गई है और फिर कुछ मतलब उसके ही बारे में हमको रिपीट करना है, तो उस वर्ड को रिपीट करने से, जैसे माई बुक, अब माई बुक के बाद हम योर बुक अगर रिपीट करना चाहें तो माई बुक के बाद योर बुक रिपीट करना ये अच्छा नहीं समझा जाएगा, और इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और चूँकि वहाँ उसको बिना किसी नाउन के यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहना पड़ता है। एक वजह तो ये हुई, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख लें, दिस इज़ योर बुक दैट इज़ माइन। अब ये दोनों बुक ही है, दिस इज़ योर बुक दैट इज़ माइन। अब यहाँ हम किस चीज़ को अवॉइड किए, यहाँ माई बुक को। ये माइन किसको रिफ़र कर रहा है, माई बुक को, लेकिन माई बुक को फिर से रिपीट करना, माई भी बुक भी, तो इसकी जगह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसको यूज़ कर रहे हैं और बुक के बिना यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए माइन को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग वजह यह है, पोसेसिव प्रोनाउन कहने की वजह यह है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आप यहाँ देख लें, अगर यहाँ हमने पहले लिखा था आवर, अब हम माइन को ही लिखते हैं। देयर बैट, यहाँ भी चलिए मेरे पास एक ही है, तो देयर बैट इज़ न्यू, उन लोगों का बल्ला जो है नया है, उन लोगों का बल्ला नया है। देयर के बाद बैट, यह देख लें आप, देयर ये पोसेसिव एडजेक्टिव, देयर बैट। लेकिन अब फिर मैं अपने बल्ले के बारे में अगर बात करता हूँ तो देयर बैट तो हमने पहले बोल दिया, अब माई बैट की जगह हम क्या यूज़ करना चाहेंगे, अच्छा क्या रहेगा, रिपीटिशन से बचने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसकी जगह हम माई बैट की जगह क्या हमें कहना चाहिए, माइन। तो आप देख लें, देयर बैट इज़ न्यू माइन इज़ ओल्ड। ये माइन किसके लिए आया है, एक्चुअली माई बैट के लिए ही आया है, माई बैट। और आप देख लें कि एकदम ये सब्जेक्ट की जगह पर आकर खड़ा हो गया है। तो सब्जेक्ट की जगह पर खड़ा हो गया है, यानी ये यहाँ एकदम इंडिपेंडेंटली एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। जिस तरह से ही, सी या यू स्टैंड करता है, आई वी स्टैंड करता है, तो आकर प्रोनाउन की जगह ये स्टैंड करता है। माई, योर, देयर, ये सब का ये मतलब कह ले कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बल पर अकेला कभी भी सेंटेंस के शुरू में आके स्टैंड कर लेगा सब्जेक्ट की जगह लिटरली, साथ ही न ही वो बिना किसी नाउन के आ सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो हो गए वो पोसेसिव एडजेक्टिव के, चूँकि नाउन पर डिपेंड है, और ये एकदम इंडिपेंडेंट हैं, सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको कभी कभी हो सकता है कि आपसे सवाल किया जाए, जो कि नरेशन जैसे चैप्टर में आपसे बार बार ये सवाल होंगे, और अगर आपने इस टेबल को बढ़िया से देख लिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके नरेशन का 90% प्रॉब्लम वो पर्सन चेंज करने का गेम है। नरेशन यही समझ लें आप कि पर्सन चेंज करने का गेम है। तो आप अगर इन केस के मतलब एग्जैक्ट पर्सन, इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट पर्सन होगा, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का पोसेसिव प्रोनाउन है, अगर इसको चेंज होना है तो थर्ड पर्सन का पोसेसिव प्रोनाउन होगा। और अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ें तो या तो हिज होगा माइन के लिए या हर्ष होगा।
एग्जैक्टली इसी तरह अगर ये प्लूरल फॉर्म है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल और पोसेसिव प्रोनाउन है, तो आप अगर थर्ड पर्सन में जाना चाहें तो आपको देयर्स के पास जाना होगा, और अगर आप सेकंड पर्सन में रहना चाहें तो आपको योर्स होना पड़ेगा। तो इस तरह ये क्लियर होता है कि पोसेसिव केस में दो पोसेसिव एडजेक्टिव माई और पोसेसिव प्रोनाउन माई। ये क्यों है पोसेसिव एडजेक्टिव और ये क्यों है पोसेसिव प्रोनाउन, मेरी समझ से अब तक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम सेल्फ प्रोनाउन पर नज़र डालते हैं। अब हम सेल्फ प्रोनाउन के रूप में, मतलब पर्सनल प्रोनाउन को दिखा रहे हैं जब वो सेल्फ प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। और सेल्फ प्रोनाउन के रूप में भी जब हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, तो फिर उसमें भी दो सिचुएशन होता है। उन दो सिचुएशंस को आप देखिए। एक तो जब हम उसको इम्फेटिकली यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, और फिर दूसरे सिचुएशन में जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्सिवली उसका यूज़ करते हैं, यानी कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, जिस तरह कि आप अगर दीवार पर गेंद को फेंकें तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है, या लाइट को किसी सरफेस पर हम फेंकें तो फिर मतलब डालें तो वहाँ से फिर वो जो रिफ्लेक्ट होता है, तो वही रिफ्लेक्सिवली, वही वर्ड है, तो उस तरह जब वो अपना असर दिखाता है तो वहाँ उसको रिफ्लेक्सिवली कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें, ये सेल्फ प्रोनाउन, उसको इम्फेटिकली भी, इम्फेटिक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। पहले इम्फेटिक वाला आप एग्जाम्पल देख लें, क्लियर हो जाएगा। आई कुक माई सेल्फ, मीनिंग कि मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ। स्वयं, इस पर स्ट्रेस है, यानी इस पर इम्फेसिस है, एक तरह से जोर हम डाल रहे हैं कि आई कुक माई सेल्फ, अरे खुद मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ, तो इसको इम्फेटिक यूज़। और दे डू इट देमसेल्व्स, वो लोग स्वयं अपना काम करते हैं, या इस चीज़ को वे स्वयं करते हैं, मतलब खुद कर लेते हैं, यानी उनको किसी का हेल्प नहीं लेना होता है, किसी और से नहीं करवाते हैं, खुद करते हैं। तो फिर ये इम्फेटिकली, यहाँ आप समझ लें कि इस पर एक तरह से इम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, यानी क्रेडिट लेने वाली बात हो गई। आई कुक माई सेल्फ, दे डू इट देमसेल्व्स। तो इस तरह ये क्या हो गया, इम्फेटिक फॉर्म यूज़ हो गया, इम्फेटिकली यूज़ हो गया सेल्फ प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो भी है। अब आप यहाँ देख लें रिफ्लेक्सिवली किस तरह यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिवली यूज़ होता है अगर मान लें आपके सामने यह सेंटेंस है, आई हर्ट माई सेल्फ। अगर मान लें कोई बच्चा हेलीकॉप्टर शॉट सीखता रहता है, और ऐसे में उस तरह के शॉट खेलने के चक्कर में होता क्या है, बैट और पैड ये दोनों को करीब रखकर ये शॉट खेला जाता है। जब भी आप देख लें हेलीकॉप्टर शॉट को खेलते हुए, तो फिर बैट और पैड, एकदम बैट जो है ना, उसमें जो पावर जनरेट होता है वहाँ से, और जो एकदम 360 पर बैट मुड़ता है इस तरह, तो वहाँ वो एकदम पैड के करीब से लाता है। और ऐसे में वो बच्चा इस चीज़ को सीखने में अपने पैर पर ही अगर बैट को मार ले, ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने देखा था, तो फिर ऐसे में क्या हो गया कि उस बच्चे ने स्वयं को चोट लगा लिया। तो वहाँ इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप ब्लेड से अपना नाखून काट रहे हैं, फिर ऐसे में अगर आपने अपनी उंगली ही काट ली, तो फिर वहाँ भी आपने क्या किया, आप क्या कहेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को। तो यहाँ क्या होता है, जो एक्शन हो रहा है ना, हर्ट मतलब चोट लगाने का, तो ये क्या हो गया, ये जो सब्जेक्ट है ना उसके ही तरफ रिफ्लेक्ट होके आ गया। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हम लाइट डालते हैं किसी चीज़ पर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो फिर वापस आता है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, किसका, इस एक्शन का, एक तरह से इसी पर। ये जो है ना, अगर हम आई कुक फूड ये कहें, या आई कुक मीट यह कहें, तो मीट वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी हुआ, लेकिन ये एक्शन क्या हो रहा है, इसी पर वापस लौट रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव यूज कहते हैं, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस आप देख लें, ही मैनेज, थोड़ा सा एरर है इस, ही मैनेजेस इट हिमसेल्फ, वह मतलब इसको अपने बल पर ही डील कर लेता है, मैनेज कर लेता है,
मतलब इस काम को कर लेता है। तो फिर ही मैनेजेस, सॉरी ये सेंटेंस इसके लिए होना था, यहाँ नहीं। डू इट योर सेल्फ, ये भी नहीं, आप इसको ले लें, आई हर्ट माई सेल्फ, दे हार्म देमसेल्व्स, मतलब उन लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, या वे लोग खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। यानी ये जो एक्शन है ना, हार्म, ये इन पर ही टर्न हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि सेल्फ प्रोनाउन भी दो तरह से यूज होता है। वो इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिकली भी यूज होता है और फिर रिफ्लेक्सिवली भी यूज होता है। तो इस तरह अगर आपने इस वीडियो को देखा शुरू से अंत तक, और इस तरह प्रोनाउन को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं कि कहाँ क्या कौन सा केस है, और उस हिसाब से अगर आपने देख लिया ना ठीक से कि ये केस है, तो फिर उसको चेंज करते समय जो आए दिन कभी भी बातचीत के क्रम में जब हम अपनी बात अपने शब्दों में बात को बोलते हैं, जो एग्ज़ाम में भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कहीं हम कोई बात को अगर एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस टेबल की वहाँ बहुत ही ज़रूरत है कि किसको हम किस फॉर्म में चेंज करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कौन क्या है उसको हम अच्छी तरह समझें, इन पर्सनल प्रोनाउन को। और अगर आपने इसको दिमाग में रख लिया तो आप समझ लें कि नरेशन जैसे चैप्टर में जहाँ बहुत कुछ तेज़ी से चेंज होता रहता है, तो वहाँ आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है, और आप समझिए कि एक तरह से वहाँ मैदान मार लेते हैं। तो चलिए, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये भी रिक्वेस्ट है। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।